Good morning, class 8. We have studied about the revolt of 1857 and what are the, in short, what are the causes for it. But now we will study about the causes of the revolt in detail. So policies and the people, we have studied policies. अब policies में जो है मैंने ये बताया था आप लोगों को कि पॉलिसीज जो नई नीतियां बना रहे थे किन किन के कौन से पीपल से डिफरेंट पीपल किंग्स पोएम लैंडलॉर्ड ट्राइबल सिपाहीज एंड पीजेंट बट व्हाट वर द पॉलिसीज क्या थी तो पॉलिसीज में आपकी जो है जैसे कि इन्होंने एक सब्सिडारी अलायंस सिस्टम में एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ सब्सिडारी अलायंस सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसमें क्या किया था इन्होंने जितनी भी स्टेट्स हैं जो राजा महाराजा हैं उनके सामने इन्होंने एक संधि की और उसमें क्या क्या प्रस्ताव दिए उसमें उन्होंने प्रस्ताव ये दिए लोगों ने कि आप जो है आपको जितनी मतलब हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो आप जो है आपको क्या करेंगे प्रोटेक्शन देगी यानी ब्रिटिश आर्मी आपको प्रोटेक्शन देगी पूरी आपको पूरा सपोर्ट करेगी कहीं पर भी अगर आपका कोई भी अगर बाहरी युद्ध वगैरह होता है तो उसमें आपको ब्रिटिश आर्मी क्या करेगी प्रोटेक्शन करेगी लेकिन क्या है जो है आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते means an Indian ruler entering into subsidiary alliance with the British had to dissolve his own armed forces and accept British forces in his territory. मीन्स ये था कि वो अपनी ब्रिटिश फोर्सेस अपनी फोर्सेस नहीं रख सकते थे उनको ब्रिटिश फोर्सेस को रखना था तो इसके बदले में क्या करते उन्हें उनके लिए सब्सिडी यानी पेमेंट करना था एक टैक्सेस वगैरह मतलब दे लेते उसके बदले और उनकी रख रखाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलर की थी है ना और ना ही जो है इन रिटर्न द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट अगेंस्ट एनी फॉरेन अटैक और इंटरनल रिवोल्ट कोई भी अगर अटैक होता है तो प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन क्या था हम आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे ये सब तो बातें अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर्स के सामने रखी हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्शन करेगी अगर कोई फॉरेन अटैक होता है तो उसमें आपको प्रोटेक्शन देगी आपका सब चीज़ें इसके बदले आप उसको सब्सिडी देंगे और बाकी उनका खर्चा उठाएंगे ये सब आपको करना होगा और अगर कोई भी मैटर और हम जो है आपके पर्सनल मतलब कुछ भी पर्सनली सॉरी कोई भी अगर मैटर है उसमें हम आपका इंटरफेयर नहीं करेंगे लेकिन आप किसी अदर फॉरेन कंट्री से या किसी से भी साथ कोई समझौता नहीं कर सकते और ना ही किसी और का सिर्फ इंग्लिश पीपल को आप अपॉइंट कर सकते हैं अपनी आर्मी में और किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं तो एक तरीके से ये कोई एक समझौता जबरदस्ती का था एक कहना कह सकते हैं है ना क्योंकि जबरदस्ती ही तो थी कि आप ऐसा मतलब एक्सेप्ट कीजिए और उसमें हर तरह का प्रॉफिट क्या कहते हैं अपनी आर्मी को अपने आप को दे देते हैं और इनडायरेक्टली डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली जो है इंडिया यानी उस किंगडम का इनडायरेक्टली किंगडम को क्या कर रहे थे द एनेक्सेशन ऑफ द किंगडम वुड बी क्या था इनडायरेक्टली था उस किंगडम को हड़प रहे थे इनडायरेक्टली क्योंकि जब आर्मी आपकी होगी सारे नियम में आप इंटरफेयर भी नहीं करेंगे और हम भी किसी के साथ में जो है समझौता कर कोई संधि या कुछ भी अपने कर नहीं सकते उसके लिए हमें इंग्लिश पीपल के सामने करना होगा तो ये सामने से एक तरीके से क्या था कि प्रपोजल ना होके जो जबरदस्ती की हम पे जबरदस्ती लगाया जा रहा था सारी बाउंडेशन लगाई जा रही थी तो इससे क्या था कि ये कुछ रूलर्स ने एक्सेप्ट करी कुछ ने नहीं एक्सेप्ट करा और जिन्होंने जो एक्सेप्ट कर लेते थे वो तो ठीक है वो भी एक मतलब उनके गुलाम बन गए और अगर जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ इस तरीके से करते थे ब्रिटिशर्स की आपस में ही चाहे उनके मंत्री हो चाहे किसी को भड़काकर आपस में ही लड़ा देते थे और इनडायरेक्ट उसमें ले लेते थे कुछ ना कुछ ठीक है तो एक ये था एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लाए थे लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी लाए थे उसमें भी राज्य हड़प ली थी आप लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा कि उनका जो है अंग्रेजों के सामने फेमस वॉर है कि काफी अपनी फ्रीडम फाइटर में हम लोग रानी लक्ष्मीबाई को भी याद करते हैं है ना तो उनका यही तो था कि जो राज्य हड़प नीति इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाई गई थी उसमें यही कहा गया था कि जिस भी राजा या महाराजा के पुत्र नहीं है खुद का तो वो कोई भी एडॉप्टेड सन जो है उनका एयर नहीं होगा एयर मतलब उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा और वो जो उनका राज्य है वो किसके अंडर में आ जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में आ जाएगा तो ये चीज जो थी तो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका भी खुद का पुत्र नहीं था उन्होंने भी अडॉप्ट किया था सन तो उनके सामने भी जब उनके राजा की डेथ हुई तो उनके सामने भी एक सिचुएशन आई तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने कहा ये तो गलत है ना और सच में ये चीज गलत थी है ना तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की गुलामी को एक्सेप्ट नहीं करा उनको खुद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का और उन्होंने कहा मैं लड़ूंगी तो ये चीज थी तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी तो ये सब जो पॉलिसीज जो ये सिस्टम बना रहे थे तो उससे जो है इन सभी में भी क्या हुआ इनका इफेक्ट हुआ मतलब एक आक्रोश जो है पैदा हो गया था तो
इसमें क्या हुआ, तो नवाब लूज देयर पावर, इनकी इम्पैक्ट में सबसे पहले की जो नवाब थे जितनी भी अलग अलग किंगडम थे उनकी पावर लॉस हो रही थी, है ना। तो मिड 18th सेंचुरी नवाब लॉस्ट पावर, दे लॉस्ट ऑनर अथॉरिटी। जब हम सब कुछ अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सब कुछ हम आपकी मर्जी से करेंगे, हम अपनी आर्मी नहीं रख सकते, हम किसी के साथ में आपके अलावा बिना मतलब सिर्फ एक सूत्र को छोड़कर हम किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकते, हम किसी और को कोई संधि नहीं, कोई भी संधि नहीं कर सकते। तो इस तरीके से दे लॉस्ट देयर ऑनर अथॉरिटी, अथॉरिटी पूरी तरीके से उनके हाथ में जाई थी, अथॉरिटी किसके हाथ में जाई थी, ब्रिटिशर्स के हाथ में जा रही थी। फ्रीडम ऑफ रूलर्स वाज रिड्यूस, उनकी जितनी भी स्वतंत्रता खुद की, एक अगर हम अपने आज अपने देश में बैठे हुए हैं, हम अपने नियम बना रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो जो भी अपने नियम बनाते हैं अपने मंत्री कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर अपने नियम बना रहे हैं, यहीं पर अगर कोई बाहरी कोई अदर कंट्री अगर आ जाती है और अगर वो ये चीज बोलती है कि नहीं आपको हम प्रोटेक्शन पूरा करेंगे, हम आपका सारा साथ देंगे, लेकिन आपको ये है कि आप नहीं कर सकते, तो ये बाउंडेशन हो जाती है ना ये चीज, तो इससे हमारी फ्रीडम कहाँ रही। तो यही सेम थिंग उस समय थी कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, रूलर्स के समय जो है अपना प्रपोजल देके उनको जो है बेवकूफ बना रहे थे, और कुछ तो रूलर हुए भी जिन्होंने एक्सेप्ट करी और कुछ ने नहीं करी, तो इस तरीके से फ्रीडम इनकी लॉस हो रही थी। रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज वर टेकन अवे इन स्टेजेस, और जो इसके बदले उनकी आर्मी को रेवेन्यूज यानी सब्सिडी दे रहे हैं और उनकी रखरखाव का ध्यान रखते हैं, तो वो सब चीजें भी धीरे धीरे क्या हो रही थी, उनके हाथ से जा रही थी सारी का सब। रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू निगोशिएट, और कोशिश ये की जा रही थी जो रूलिंग फैमिलीज हैं, यानी जैसे रानी लक्ष्मीबाई का उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, उनको एक तरीके से हटाया जा रहा था, क्योंकि जब आपका जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, नाना साहेब का दिया है, डॉक्टर सन ऑफ पेशवा बाजीराव के थे, रानी लक्ष्मीबाई का तो मैंने अभी आपको बताया कि जब उनके राजा की डेथ हो गई तो उसमें बोल दिया गया कि आपके जो है आपका जो है अडॉप्टेड सन है, और उसमें हम डॉक्टर ऑफ डेथ का संधि करके कि ये पूरे में लागू है, कोई भी अडॉप्टेड सन नेक्स्ट किंग नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जब किंग नहीं होगा तो रानी भी हट जाएगी, तो वो रानी भी नहीं रही, इस तरीके से वो राज्य चला गया। और ऐसे नाना साहेब थे, नाना साहेब के समय क्या हुआ था कि द पेंशन टू नाना साहेब का अडॉप्शन ऑफ, ये भी एक अडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव के सेकेंड किंग, वॉज डिनाइड एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव इन कानपुर। इनसे भी कह दिया कि आपकी पेंशन नहीं मिलेगी, आपको कोई सुविधाएं जो राजा महाराजा वाले होती वो चीज नहीं मिलेगी, और आपको जो है कानपुर यानी उनको जो एंसेस्टर प्लेस था वहाँ, एंसेस्टर प्लेस कहाँ था, पूना, वहां से हटा के जो पेशवा बाजीराव थे वो कहाँ पे थे, वो पूना में थे, पूना में उनका राज्य था, वहां से हटा के उनको कहाँ कानपुर भेजा जा रहा था। तो कहाँ पुणे कहाँ कानपुर, अब वहाँ उनकी सारी जितनी भी जितनी मतलब उनके राइट्स थे वो उनसे लिए जा रहे थे। तो ये सब एक गलत चीज हो रही थी। फिर दूसरी चीज, राइट्स लेने वाले तो वो थे कौन, है ना, हमारी कंट्री के तो कुछ थे नहीं, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए बढ़ाओ ना, हमें आगे, हम इंडियन से हमारा राज्य और हमें को आगे हमारे घर से निकाल रहे हो, तो ये सब चीजें थी। तो अवध वॉज वन ऑफ द टेरिटरी अनेक्स, इसी बीच जो है अवध जो सब्सिडारी अलायंस सिस्टम था उसमें अवध को इस तरीके से हड़पा गया, देखो दे रखा है। इन 1801 a subsidiary alliance was imposed on अवध, सबसे पहले अवध में, and in 1856 finally it was taken over, और 1856 में आते आते वन से स्टार्टिंग सब्सिडारी अलायंस सिस्टम वहां लगाया गया, और 56 आते आते क्या कर दिया, उसको पूरा अपने अंडर में ले लिया। ये चीज थी, ये मतलब कुछ ये एक रीजन था कि हमारे अगेंस्ट ये चीजें हो रही थी। और जिसमें फिर पीजेंट्स एंड सिपाही थे, पीजेंट्स एंड सिपाही यहाँ पर मतलब कुछ आपके मिलिट्री कॉजेस थे, जो सिपाही मतलब सिपाही वगैरह जो आपके थे वो किस तरीके से उन अगेंस्ट हुए, और किसान किस तरीके से अगेंस्ट हुए। तो उसमें देखिए पीजेंट्स एंड जमींदार वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस एंड द रिगिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। मीन्स ये था जो आपके किसान थे, जमींदार थे, वो सब नाखुश थे, आपसे हाई टैक्सेस भी उनसे हाई टैक्सेस लगाए जा रहे थे उनकी फसलों का, उनका जो भी रेवेन्यू कलेक्शन का मेथड था वो सब बदल दिए नियम। और मैंने जैसे कि अगर हमारे 10 रुपए हैं, 10 रुपए में से अगर आप 8 रुपये अगर आप ले लेंगे तो हमारे पास बचा क्या, है ना। तो और फिर नई उपज भी लगानी होती है, तो वो सब कुछ रहेगा, इस वजह से थोड़ा अनहैप्पी थे। फेल टू पे लोन सो लॉस देयर लैंड। अब उस समय जो पीजेंट्स की कंडीशन थी वो इतनी अच्छी तो थी नहीं, वो लोग अपनी जमीनों पर फसलें उगाने वगैरह के लिए लोन लेते थे जमींदारों से, तो वो लोन का जब एक तरफ ये ब्रिटिश आर्मी को सारा पेमेंट कर रहे हैं टैक्सेस वगैरह का,
और एक तरफ है ना हमें जो है लोन भी चुकाना है। तो और फिर खाने जब हम हमारा शरीर होगा, हम अपनी फैमिली को चला पाए, तब हम सब कुछ करते किसके लिए? फैमिली के लिए। और हम जब वो सब करने लायक ही नहीं है तो क्या होगा? अंदर अंदर हम घुटेंगे, फिर हम क्या आवाज उठाएंगे? आवाज उठाएंगे तो कुछ ने तो मतलब अपने आप को दबा लिया, अपने आप को समझाने पर कुछ ने क्या करा? उसके प्रति आवाज उठाई। द इंडियन सिपाहीज वर डिसकंटेंट अबाउट देयर पे, अलायंसेस एंड सर्विसेज एंड मिलिट्री सर्विसेज। तो इंडियन जो सिपाहीज थे उसमें क्या, उनके अंदर भी क्या था सारा, क्या करें, उनके अंदर भी असंतुष्टि हो गई, क्योंकि उनको जो भी भत्ते वगैरह दिए जा रहे थे उन पर रोक लग गई थी। और जितनी भी, अगर हम किसी जॉब में होते हैं तो हमें कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं, और यहाँ पे क्या था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, जितनी फैसिलिटीज थी वो ब्रिटिशर्स के लिए थी, ब्रिटिश सिपाहीज के लिए थी। इंडियन सिपाहीज के लिए सारी फैसिलिटीज कम थी कि अगर, और सैलरी भी उन लोगों की अच्छी थी, और इन लोगों की सैलरी भी कम, इनसे काम भी ज्यादा लिया जाता था। मतलब इस तरीके से हम समझते हैं ना कि हमारी कंट्री में आके हमको ही नौकर समझ रहे थे, गुलाम समझ रहे थे, अरे ये तो कुछ है ही नहीं। न्यू रूल्स वायलेटेड देयर रिलीजन, सेंटिमेंट्स एंड बिलीव्स। और जो नए नियम बना दिए थे उसमें जो है क्या था, उनका जो है धन भ्रष्ट हो रहा था, और जो है उनके विश्वास को मतलब ठेस पहुंचाया जा रही थी। दे वर नॉट राइट टू क्रॉस द सी। एक नियम ये भी था कि उनको जो है एक नया, अच्छा जो क्रॉसिंग द सी का एक न्यू रूल था, तो न्यू रूल्स लाइक क्रॉसिंग ऑफ द सी इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। इन्होंने रूल सी को, समुद्र को क्रॉस करने का एक नियम बनाया था। क्या नियम था? हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द सिपाही। उस समय की जब क्या एक्चुअली क्या था, इन दोज डेज क्रॉसिंग द सी मीन लूजिंग वंस रिलीजन एंड कास्ट। लोगों का मानना उन समय ये था इंडिया में कि अगर हम समुद्र को क्रॉस, मतलब सी क्रॉस के उस पार चले जाएंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? धर्म चला जाएगा, हमारी कास्ट खराब हो जाएगी। तो बैंका सिपाहीज वर आस्क्ड टू फाइट फॉर द कंपनी इन बर्मा इन 1824। दे रिफ्यूज्ड टू गो बाय द सी। तो इसमें क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, ब्रिटिशर्स ये सब चीजें मानते नहीं थे, तो उन लोगों ने कहा कि बर्मा, बर्मा जो म्यांमार आज की टुडे जो है म्यांमार कंट्री है, वो समुद्र के बाहर है। तो वो कंट्री 1824 में वहां पर लड़ने के लिए, जाने के लिए ले जाता। तो सिपाहियों ने क्या कर दिया? मना कर दिया, क्योंकि समुद्र पार करके जाना था, है ना। तो दे प्रेफर्ड गोइंग बाय द लैंड रूट। उन्होंने कहा कि हम जो है बजाय उसके हम जो है जमीन के रास्ते से जाएंगे। तो अब ब्रिटिशर्स का क्या था, जो उन्होंने कहा है वही होना है, आप उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकते थे। अगर उन्होंने कहा है आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे जाना है तो आपको ऐसा ही करना है। लेकिन क्या हुआ था, सिपाहियों ने इस चीज से मना कर दी थी। तो इन 1857 द कंपनी हैड टू पास ए न्यू लॉ मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर द आर्मी पर्सन टू गो ओवरसीज व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो कंपनी ने जब ये चीज जानी कि ये लोग जो है समुद्र के क्रॉसिंग तक नहीं, मतलब समुद्र के पार नहीं जाना चाहते हैं और लोग समुद्र लैंड रूट चूज करते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, 1856 में नया नियम लागू कर दिया। उन्होंने इस चीज को कंपलसरी बना दिया कि आर्मी को, आर्मी के लिए, आर्मी पर्सन, जो भी आर्मी का पर्सन होगा उसके लिए क्या है, कंपलसरी है टू गो ओवरसीज व्हेनेवर दे रिक्वायर्ड। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी आपको जाना पड़ेगा, इफ यू आर इन द आर्मी। तो एक ही क्रॉसिंग द सी जो नया उनका नया रूल था। तो ये भी एक, इससे क्या था, जब आर्मी पर्सन हैं, सिपाहीज हैं, वो जब इस चीज को अपना रिलीजियस सेंटिमेंट का जो है जुड़ा हुआ है, और उस चीज का आप क्या कर रहे हैं, आपने वो चीज से मना कर दिया है, अंदर ही अंदर क्या होगा, बुरा लगेगा, है ना। तो दे वर नॉट रेडी टू क्रॉस द सी, नहीं रेडी थे, ये दे दिया गया था। बैंगर ऑफ द सीजन क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाही। तो इससे भी एक क्या हुआ, सिपाहियों में आक्रोश पैदा हो गया। तो क्या हुआ, रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म। So now, responses to reforms. Responses to reforms. These are these were the social and religious causes. क्या था, Indian society to be reformed. Laws to stop the practice of. मेरे से तो इतनी अच्छे से बात करती पढ़ाते समय फिर से। So now class, responses to reform means social and religious causes. Social and religious causes क्या थे? Actually the British considered themselves as superior to the Indians. They described the Hindus as barbarians and Muslims as rude and intolerant. ब्रिटिशर्स का जो मानना था, वो अपने आप को समझते थे कि इंडियंस जो है वो बार्बेरियंस हैं, बेवकूफ हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। और ये लोग जो है बहुत ही, जितने जो उस समय ब्रिटिशर्स से पहले कौन थे, मुगल एम्परर था,
तो उनका मानना ये था मुस्लिम सोसाइटी है बहुत क्रूल है और मतलब इसने जो है क्रूरता उसमें डाल रखी है, अपने नियम बहुत हार्श पॉलिसीज बना रखी है। तो ब्रिटिशर्स ने जो है क्या किया था, उनका मानना यह था कि इंडियन सोसाइटी क्योंकि रिफॉर्म की इंडियन सोसाइटी को क्या जरूरत है, भारतीय समाज को सुधार की जरूरत है। और ये बात सच में थी। जितने हमारे पॉलिटिकल कॉजेज थे, एनालिटिकल इकोनॉमिकल कॉजेज, वो तो चलो एक रीजन था, लेकिन ये जो था सोशल और रिलीजियस कॉजेज, यानी ब्रिटिशर्स जो हमारे इंडिया में सुधार कर गए, तो ये अच्छी चीज थी। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में उस समय बहुत सारी कुरीतियां थी। जैसे एक था कि लॉज टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा थी। सती प्रथा में क्या होता था, आपकी कोई भी जो है जिस भी लेडीज का जितने भी जो रूल्स थे वो किसके लिए थे, पहली चीज तो वुमेन के लिए है। और कोई वुमेन जिसका पति की डेथ हो जा रही है तो उसको भी क्या करते थे, उसकी चिता के साथ जिंदा जला देते थे। तो क्या एक बात बताइए, आप एक वुमेन एक इंसान है, उसको आप लिविंग पर्सन को आप जिंदा जला रहे हैं, तो एक तरीके से आप साक्षात क्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। लेकिन क्या था, ये नियम था उस समय का। तो ये चीज जो है ब्रिटिशर्स ने इसके अगेंस्ट क्या किया, नियम बनाया, कानून लाया कि कोई भी इसको मतलब उन्हें रोक लगा दी, उन्होंने इस चीज को बदल दिया। तो ये काम अच्छा किया उन्होंने, है ना। तो उन्होंने इस चीज को रोक दिया। दूसरा था एनकरेज विडो री मैरिज। पहले क्या था, जो भी विधवा हो जाती थी, अगर सती होने से रह गई तो जो विधवा हो रही है तो उनको विधवा की क्या करते थे, विधवा के सामने अलग नियम थे, उसको परिवार से अलग रहना होता था, अलग कमरे में, बाकी खाना खाना होता था, कपड़े वो कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकती थी, चाहे भले ही पहले चीज तो बाल विवाह हो जाते थे, और बाल विवाह में अगर किसी छोटी सी बच्ची का विधवा हो गई तो छोटी सी बच्ची, उसने अभी तक कुछ देखा नहीं है, उसे ये नहीं पता है कि शादी होती क्या है, और उसकी शादी कर दी गई है और उसमें वो विधवा हो जाती है अगर बाई चांस, तो क्या था कि उसको बासी रोटी खानी पड़ रही है, सफेद कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, और किसी के संग में नहीं बैठ सकती, और सारे घर के काम करने पड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें थी, और अपना खाना खुद बनाना होता था, कोई इसकी सेवा भी नहीं करेगा भले ही वो कितनी भी बीमार हो। तो ये सब, और दूसरी चीज कभी दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज को भी हटाया। उन्होंने क्या किया, विडो रीमैरिज एक्ट लाए। इस चीज पर उन्होंने कि विधवा पुनर्विवाह, कोई भी अगर विधवा है और अगर वो चाहती है तो वो शादी कर सकती है, ये नियम लाया। तो ये भी अच्छी चीज लाए थे, है ना। तो इंग्लिश एजुकेशन वॉज प्रमोटेड। दूसरी चीज, एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया उन्होंने इंडिया में, क्योंकि उस समय चाहे एजुकेशन इतनी ज्यादा डेवलप की भी नहीं, और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया, जिसमें उन्होंने अपनी इंग्लिश, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अच्छा मानते थे। उनका कहना, उनकी थिंकिंग ये थी कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो इंडियन सोसाइटी से, इंडियन कल्चर से ज्यादा बेस्ट है, उसकी मतलब डेवलप्ड कल्चर है ना। तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोटेड किया। 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज वॉज अलाउड टू फंक्शन फ्रीली। क्रिश्चियन मिशनरीज यानी जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने अपने स्कूल्स वगैरह 1830 में कि अपने सारे फंक्शन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। एंड 1850 में क्या किया, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट एंसेस्टर प्रॉपर्टी। फिर कोई भी क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन वगैरह करना शुरू किया। फिर रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन एंड सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशनली वे ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने जो है भारतीय जो इंडियन सोसाइटी है उसको ये लग रहा था कि ये तो हमारे सारे कस्टम्स को हटा रहे हैं, ना तो हमारी जो है पुरानी जो रीति रिवाज है उनको इन्होंने हटा दिया। दूसरी चीज, इन्होंने हमारे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम ला रहे हैं तो वो भी हमारा इंडियन सिस्टम नहीं पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, और पूरा क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन सबको क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो लोगों में क्या हुआ था, इससे लोगों में एक जो सोशल सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी, उसमें आक्रोश पैदा हो रहा है कि ये तो जो है पूरी तरीके से हमारा देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे समाज को खराब कर रहे हैं, और बुरी चीजें हमारे समाज में ला रहे हैं। तो इससे जो है उनमें भी आक्रोश पैदा हुआ। तो ये सारे जो थे, these were all the social and religious causes for the revolution. So class 3 is reform. This is the picture of सती प्रथा। तो देखिए इस तरीके से सती प्रथा, सती सिस्टम इस तरीके से होता था ऐसे। और ये विडो रीमैरिज का है, ये विडो है और विडो से इसके दोबारा रीमैरिज एक्ट लाए। तो इस तरीके से चीजें थी जो कि गलत हो रही थी और उसको उन्होंने सुधार किया। तो कुछ तो ब्रिटिशर्स ने अच्छा कर दिया और कुछ उन्होंने जो है गलत तो बहुत ज्यादा कर रहे थे, ओनली 5-10% वो अच्छा कर रहे थे। तो दीज ऑल वर द causes for the revolution. So for today it is enough.
We will study in our next, the further class. We will study in our further class. Thank you, class.